नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। मैं हूं सुमित अवस्थी। करीब 100 सांसदों की सस्पेंशन की खबरों के बीच विपक्ष के गठबंधन INDIA का ब्लॉक कल दिल्ली में अपनी अहम बैठक करने जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद यह बैठक अब आयोजित की गई है। करीब 2 हफ्ते के बाद, 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद इस बार ये बैठक की जा रही है, वरना इसके पहले की तीनों बैठक लगभग एक महीने के गैप पर होती रही थी। इस बैठक के लिए तमाम INDIA के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं, लालू यादव पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं, स्टालिन और उद्धव ठाकरे भी बताया जा रहा है कि आज रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको याद दिलाएं, जून के महीने में पटना में पहली बार बैठक INDIA ब्लॉक की हुई थी। जुलाई में बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और आखिरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित की गई थी। उसके बाद का प्लान था चौथी बैठक भोपाल में अक्टूबर के महीने में की जाए, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। कल की दिल्ली में होने वाली बैठक इसलिए भी अहम है कि 28 पार्टियों के इस गठबंधन में विधानसभा चुनावों ने दरारें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनावों में इंडिया की पार्टियों के चाहने के बावजूद कोई भी गठजोड़ नहीं किया है, जिसकी वजह से संबंधों में काफी तल्खी आई। सपा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी और जिस वजह से कांग्रेस को इन 3 राज्यों में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। उसकी 2 सरकारें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, को चुनाव हारना पड़ा। इन पार्टियों ने भी, जो दूसरी INDIA की पार्टियां हैं, उन्होंने कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से आईना दिखाया, कांग्रेस के बिग ब्रदरली एटीट्यूड को। 6 दिसंबर को एक बैठक का अनाउंसमेंट किया गया इस चुनाव के नतीजों के बाद, लेकिन उस बैठक में आने से ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार ने अलग अलग वजहों से मना कर दिया। उसके बाद फिर बैकरूम पॉलिटिक्स शुरू हुई और अब 19 तारीख यानी कल की डेट तय हुई है जब चौथी बैठक की जानी है। लेकिन क्यों और कैसे कांग्रेस के रवैये से कांग्रेस की साथी पार्टियां, विपक्ष के गठजोड़ की पार्टियां नाराज हुई, वो आपको सुनवाते हैं। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? The leader like Mamata Banerjee with more than 50 years of political experience, Mamata Banerjee will be a basically credible face with credibility of India. But we are not demanding that Mamata Banerjee should be projected as next PM. We are only saying that India should be projected with proper spirit. जिस तरह के सुर में INDIA की तमाम पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं, कांग्रेस पर हावी हो रही हैं, उसने बीजेपी को विपक्षी एकता पर हमले करने का एक और मौका दे दिया है। कल की बैठक के पहले बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। कांग्रेस पर उनके विपक्षी साथियों के हावी होने के बहुत से ऐतिहासिक कारण भी हैं। एक तो कांग्रेस का रवैया जिसकी हमने जिक्र किया, दूसरा अगर ऐतिहासिक सियासी ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2014 जब से बीजेपी की सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बने, 14 से लेकर 23 के बीच में 60 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी 46 जगह पे चुनाव हारी है। 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारी है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास 60 से भी कम
राष्ट्र में सांसद हैं। पिछली बार तो 50 से कम थे, इस बार 55 के आसपास है। 2011 के बाद से बीते 12 सालों में कांग्रेस किसी भी राज्य में प्रो इनकम्बेंसी के साथ सत्ता में दोबारा नहीं लौटी है। कांग्रेस आई है जरूर सत्ता में, बीजेपी को हराकर 2-3 जगह, जैसे हिमाचल में, जैसे कर्नाटक में, लेकिन अपने सरकार को दोबारा नहीं जिता पाई है। जैसे छत्तीसगढ़ हार गए भूपेश बघेल, जैसे अशोक गहलोत हार गए राजस्थान को। ये एक बहुत बड़ी वजह है और इसीलिए कांग्रेस को अब दबाने के मूड में तमाम साथी लोग नजर आ रहे हैं। मेरे साथ 2 वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। मेरा पहला सवाल विनोद जी आप ही से, आशुतोष जी मैं आता हूं। विनोद जी, क्या उम्मीद करें कल की बैठक में, क्या एका होगा या ये एक तरीके से फिर वन अपमैनशिप की लड़ाई चलती रहेगी? बात यह है कि आपने सही फरमाया शुरू में कि विपक्षी दलों में दरारें पैदा हो गई थी चुनाव के दौरान, असेंबली के चुनाव के दौरान। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन में किया है, उसने वो दरारें पाट दी हैं। जिस मुद्दे पर, जिस कारण से, जिस डर से ये सब लोग इकट्ठे हुए थे एक परचम के नीचे, उस डर को भारतीय जनता पार्टी ने इतने भारी स्तर में एमपीज को निष्कासित कर कर उस डर को दोबारा जगा दिया है। और मेरा यह मानना है कि गलत समय पर उठाया गया कदम है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। चाणक्य नीति ये नहीं बताती कि आप इतने सारे विरोधी बना लो अपने कि वो सब विरोधी इकट्ठे हो जाए। मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी को दरियादिली दिखानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, औरों को भी करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। या तो ये साथ रहेंगे या अलग अलग डूब जाएंगे। जी आशुतोष जी, 92 सांसदों का सस्पेंशन, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इंडिया अलायंस के एक साथ आने का? और दूसरा, कांग्रेस का 2 राज्यों में सरकार हार जाना, क्या ये इंडिया की यूनिटी के लिए एक मौका है, क्योंकि चुनावों में सब बिखर गए थे? देखिए, जिस तरीके से 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसके बाद से तमाम विपक्षी दलों को और इंडिया गठबंधन को यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौटती है तो उनका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो लिहाजा अब कम से कम उनको समझ में आना चाहिए, लेकिन इन्होंने काफी देर कर दी है। आपको याद होगा जब तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी तो उसके बाद एक माहौल बना था। माहौल यह था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होता हुआ विपक्ष कहीं बीजेपी के लोग संकट न पैदा करे, और बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर खलबली मची थी। आनन फानन में 38 लोगों को इकट्ठा करके एकजुटता का प्रमाण देने की कोशिश की गई थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस ने एकला चलोरी के राग अलापी, जिस तरीके अखिलेश यादव के साथ तूतू मैमे की बातचीत हुई, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अकेले अपने दम पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात की और सीधे कांग्रेस पर हमला किया, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो उससे एक जो पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है उसको नुकसान पहुंचा कि लोगों के बीच में एक संदेश गया कि ये लोग जब आपस में लड़ रहे हैं, अब विधानसभा के चुनाव में एकजुट नहीं हो पा रहे तो लोकसभा के चुनाव में कैसे होंगे। हम उम्मीद इतनी कर सकते हैं कि कल जब बैठे तो कम से कम ये बात आपस में तय करें कि अब हमारे सुर एक जैसे होंगे और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें। अगर ऐसा कर पाएंगे तब तो कोई उम्मीद बनती है, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर उम्मीद मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और दिलों में जब दरार है तो कैसे बनेगी सरकार, यही मेरा टॉपिक भी है। विनोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था अगले सवाल के तौर पर, अगर मैं कल की बात करूं, आप कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3 बड़ी चीजें हैं। साझा रैलियां होना, अब तक शेड्यूल नहीं आया। एक चेहरा होना, अब तक कन्फ्यूजन है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात, जातीय जनगणना को लेकर जो बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिसको बीजेपी ने एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की कि महिला, किसान, युवा ये जाति है। क्या आपको लगता है इन तमाम मुद्दों पर बैकफुट पर आ गई पार्टी अलायंस? देखिए, हम लोगों की आदत पड़ चुकी है कि विपक्ष को हम बैकफुट पे देखते हैं। भाई, अगर सरकार बाउंसर दे रही है तो बैकफुट पे ही खेलेगा ना, आगे आके थोड़ी खेलेगा। मेरा ये मानना है कि जितने भी कलिष्ट उलझे हुए मुद्दे हैं उन पर ये विवेकशील तरीके से फैसला लेंगे। मैं ये अपेक्षा अब नहीं करता कि ये खुल के आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। देखिए,
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड इट इज ऑल्सो द मदर ऑफ अकोमोडेशन एंड टॉलरेंस। और मेरा ये मानना है कि वो नेसेसिटी भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रदान कर दी है। इतना गलत काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है, ये आज के दिन, जबकि कल ये लोग मिलने वाले हैं, तो मैं नहीं समझता कि या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉम्प्लेसेंसी है भारतीय जनता पार्टी के पास कि हम तो अब जीत ही गए हैं 24 का चुनाव। लेकिन मेरा ये मानना है आज भी कि 400 सीट पर अगर ये एक स्टेट फाइट बना देता है विपक्ष, तो ये लड़ाई बहुत ही रोचक हो जाएगी। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। जी आशुतोष जी, क्या एक्सपेक्ट करें कि कल वो 400 सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा? क्या ये एक और सवाल जुड़ा हुआ कि क्या मोदी के सामने एक चेहरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए सुमित, तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कोalition के पॉलिटिक्स में इस तरीके से दरारें होती हैं, लेकिन वो अतीत की बात है। 2014 के बाद से जिस तरीके से हिंदुस्तान बदला है, उसमें भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें बदलाव आया है। एक छोटी सी भी गलती को बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा बना देती है कि उसके बाद डिफेंड करना मुश्किल हो पाता है। तो सबसे पहला कदम जो विपक्ष को उठाना पड़ेगा वो ये कि हम एकजुट रहेंगे, एक आवाज में बातचीत करेंगे। अगर वो ऐसा कर लेते हैं, देखिए सीटों का जो गठबंधन है, सीटों का जो एडजस्टमेंट है, उसमें वक्त लगेगा, वो एक दिन के अंदर तय नहीं हो पाएगा, और उसमें भी कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क होता रहेगा। जहां तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नेता को पेश करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में ठीक रणनीति नहीं होगी। अगर वो मुद्दों को सामने रख पाए और उस पर अखिल भारतीय स्तर पर एकजुट होकर आवाज दे सके, एक विकल्प पेश करे, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 37% की पार्टी है। और इस 37% में अगर 2% वोट या 3% वोट भी अगर कम होगा तो बीजेपी वल्नरेबल होगी। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब एकजुट होकर एक आवाज से बात करें। जैसे बीजेपी ऊपर से नीचे तक एक आवाज से बात करती है तो उसका मैसेज जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी और विनोद जी, छोटे और लेकिन क्रिस्प बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर समझ में आता है कि कल का दिन चुनौतीपूर्ण होगा। इंडिया ब्लॉक को एक साथ आने का मौका मिल गया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर इस लगभग 92 सांसदों के सस्पेंशन को देखेगा ये विपक्ष का अलायंस। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि क्या 400 सीटों का फॉर्मूला तय होगा जब 1:1 की फाइट कर सकेंगे, और क्या एक ऐसा एजेंडा दे पाएंगे कि हम देश के लिए क्या करने वाले हैं, बजाय इसके कि हमको मोदी को हराना है। सकारात्मक एजेंडा क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल भी आप सबसे पहले इस इंडिया अलायंस की रिपोर्टिंग आप एनडीटीवी इंडिया पर देखेंगे।